Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our fourth episode of class 10th Geography chapter number 5 Mineral and Energy Resources खनिज तथा ऊर्जा संसाधन. एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे आपको पहले बताया था कि ये चैप्टर है दो भागों में बंटा हुआ है. पहला है खनिज और दूसरा है ऊर्जा संसाधन. तो अभी तक के जो हमारे 3 एपिसोड हुए हैं उसमें हमने बात की थी खनिजों के बारे में. अभी जो लास्ट के 2 एपिसोड रहते हैं उसमें हम बात करने वाले ऊर्जा संसाधनों के बारे में. ये हमारा 4th एपिसोड है. इस एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं वो बता दूं मैं. पहले हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं. हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, गैर परंपरागत और परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है उनको समझेंगे. और हम जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की. सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं. वैसे तो आप समझदार बच्चे हो, आपको पहले से ही पता है कि ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है. उद्योगों को चलाने के लिए या उद्योगों में मशीनरी को चलाने के लिए प्रकाश, गर्मी यानी कि ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए, रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है. आपके हाथ में जो सेल फोन है उसके लिए, आपके जिस रूम में आप बैठे हो टीवी है, जो एसी, कूलर या फैन चल रहा है उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है. तो ये हमारा जो जीवन है उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम ऊर्जा संसाधनों के बिना. सोचिए, अगर हमारे पास गैस चूल्हा ना हो, सोचिए कि हमारे पास अगर लकड़ी ना हो, खाना कैसे पकाएंगे. रोशनी ना हो तो कैसे पढ़ेंगे. अगर ये फ़ैन, एसी, कूलर ना चले तो आपको लगेगा इतनी गर्मी, टीवी, मोबाइल कैसे चलेगा. यानी हमारी जो जीवन है वो रुक जाएगा, उसका विकास है वो रुक जाएगा, थम सा जाएगा, कल्पना ही नहीं कर सकते. तो ऊर्जा संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. अब ऊर्जा संसाधन हैं, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं. ऊर्जा हमें कोयला से मिलती है, कोयले से प्राप्त करते हैं हम. पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या बिजली, ये कुछ खनिज थे. इसके अलावा हम बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत है, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं. न्यूक्लियर पावर है, जो आणविक ऊर्जा है वो भी खनिज से प्राप्त होती है, तो उससे भी हम, वो भी एक ऊर्जा का रूप है. तो हम ऊर्जा यानी कि विद्युत है उससे प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा हम खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, इनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं. अब जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में बांट सकते हैं. पहला है पारंपरिक स्रोत, जिसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, और दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत. परंपरागत और गैर परंपरागत बोल सकते हैं इनको. परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? वो स्रोत जिनका उपयोग हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से, वो परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे. जैसे कोयला, पेट्रोलियम किस में आएंगे? परंपरागत में आएंगे. उपले ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत में आएंगे. लकड़ी जो ईंधन के लिए आप उपयोग में लेके आते हैं गांव में विशेष तौर पर, वो परंपरागत स्रोत है. इसके अलावा जल विद्युत, क्योंकि इसका उपयोग भी काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, तो इसको भी हम परंपरागत में शामिल करेंगे. समझ में आ गया परंपरागत कौन से, यानी कि जिनका उपयोग हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं. जैसे ईंधन की लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, बिजली, ये सब कुछ शामिल है परंपरागत में. दूसरा है गैर परंपरागत. गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जिनका उपयोग हमने हाल ही के कुछ वर्षों में शुरू किया है. जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, जिनके बारे में हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं इस सेशन में और कुछ नेक्स्ट एपिसोड में. तो ये सभी गैर परंपरागत है, यानी कि इनका उपयोग हम पहले नहीं करते थे, अभी हमने प्रयोग करना शुरू किया है. अब आपके लिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में वो पूछा जाता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए. डिफरेंस करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना, कंपेयर करना है. तो उसके लिए जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम एक साइड परंपरागत रखते हैं, एक साइड हम गैर परंपरागत रखते हैं. परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वो होते हैं जो हम लंबे समय से उपयोग में लेके उपयोग कर रहे हैं, और गैर परंपरागत वो है जिनको हमने हाल ही में उपयोग करना शुरू किया. परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है वो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, गैर परंपरागत सस्ते होते हैं.
परंपरागत हैं, इनका उपयोग करना मुश्किल है, उनका उपयोग करना आसान है। परंपरागत है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते, गैर परंपरागत आसानी से उपलब्ध होते। छत पे जाइए, सौर ऊर्जा आपको मिल जाएगी। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन उनमें से अधिकांश अनवीनीकरण योग्य है। अधिकांश, क्योंकि विद्युत आ रही है तो इसलिए हमें अधिकांश वर्ड यूज करना है। और जो गैर परंपरागत है वो अधिकांश, क्योंकि इसमें अणु ऊर्जा आ रही है इसलिए अधिकांश यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश ज़्यादातर जो है वो नवीनीकरण योग्य, रीयूज कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है वो ज़्यादातर, अधिकांश उनमें से पॉल्यूशन करते हैं, यानी वो इको फ्रेंडली नहीं है। ये अधिकांश पॉल्यूशन नहीं करते हैं, यानी इको फ्रेंडली है। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन उन्हें हम वर्तमान और पास्ट का, यानी कि भूत और वर्तमान के ऊर्जा संसाधन मानते हैं। और जो गैर परंपरागत है उनको हम भविष्य के ऊर्जा संसाधन कहते हैं। फिर लास्ट में एग्जांपल दे दो, हो गया आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। तो ये था पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। जैसा सेकंड एपिसोड में मैंने बताया था कि इसमें से अगर किसी मिनरल्स के ऊपर नोट लिखना आए तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है लोहा और दूसरा है कोयला। तो कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अटेंशन आपका ज़्यादा होना चाहिए इसके ऊपर। कोयला है ये बहुतायत से उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, ये जीवाश्म शब्द क्या होता है ये बता दूं कि जो जीवों, पेड़ पौधों, उनके अवशेषों से बनते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो ये बहुतायत यानी कि बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं, लेकिन बहुतायत से उपलब्ध है और जीवाश्म ईंधन है। अब इसके कोयले का उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है? विद्युत उत्पादन में थर्मल पावर स्टेशन है। आप नेट पे गूगल कीजिएगा, गूगल बाबा से बोलिएगा, वो आपको दिखाएंगे। थर्मल पावर स्टेशन है, 500 से अधिक है हमारे पूरे देश में। दिल्ली एनसीआर के आसपास है, पानीपत है, और हिसार में भी है, भटिंडा भी है। हिसार में अगर हम चंडीगढ़ रोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, यानी कि कोयले को जला करके पानी है उसको बॉयल किया जाता है और उस गैस की सहायता से टरबाइन है वो घुमाई जाती है, जो ऊष्मा निकलती है और उससे बिजली पैदा की जाती है। एक बार बिजली बनने के बाद वो सेम होती है, चाहे वो जल विद्युत हो या वो हो, यानी कि आप करंट एक जैसा ही लगेगा। ओके, सेम होती है, पता नहीं चलता कैसी है। तो ये बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग उद्योगों के लिए भी किया जाता है। उद्योगों को ये ऊर्जा के लिए डायरेक्ट, सीधे तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी सारे उद्योग है वो इसी कोयले के ऊपर ही निर्भर होते हैं ऊर्जा के लिए। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, उसके लिए कोयला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए क्योंकि उद्योग है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कोयला, तो इसे उद्योगों की रोटी कहा जाता है, ब्रेड ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है कोयले को। इसके साथ साथ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, घरेलू जो आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए भी कोयले का उपयोग होता है। यानी कि बिजली उत्पादन के लिए है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, और घरेलू ज़रूरतों के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि घरों में तो कोयला उपयोग में लाया नहीं जाता, पहले लाया जाता था, लेकिन जो इलाके जहाँ पर कोयला है उसका खनन किया जाता है वहाँ आज भी खाना पकाने के लिए कोयले का उपयोग होता है। अब देखते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। लाखों वर्षों से जैविक अपशिष्ट के संपीड़न के कारण कोयला बनता है। कब बना? कार्बोनिफेरस युग में पूरी पृथ्वी के ऊपर घने जंगल पाए जाते थे और बारिश भी अधिक होती थी उस वक्त, और काफ़ी समय के कारण भूगर्भिक हलचल जैसे कि भूकंप है उसके कारण वो जंगल, पेड़ धरती के नीचे दब गए, और लाखों वर्षों बाद केमिकल रिएक्शंस, जो आंतरिक ऊष्मा थी या रासायनिक क्रिया थी, वो जल करके कोयला बन गए। यानी कब बना? कार्बोनिफेरस युग में। क्या होता था उस वक्त? घने जंगल थे पूरी पृथ्वी के ऊपर, आर्द्रता बहुत अधिक थी, यानी कि बारिश बहुत अधिक होती थी। फिर वो नीचे दब गए, और नीचे दबने के बाद किस कारण से? दो कारण से, केमिकल रिएक्शन और दूसरा पृथ्वी की ऊष्मा के कारण वो संपीड़ित होकर के कोयले बन गए। ओके, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जरूरी नहीं कि आप बुकिश नॉलेज को, जो बुकिश लैंग्वेज है उसको यूज़ करो। ओके, उसके बाद है कि कोयले के प्रकार। कोयले कई प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? जैसे इन्होंने लिखा कि संपीड़न की डिग्री और दफन की गहराई या समय के आधार पे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें फैक्टर इनके आधार पे नहीं, इनके आधार पे उसमें कई सारे गुणों में परिवर्तन आ जाता है कोयले में। तो मुख्य तौर पर कोयले कई प्रकार के होते हैं, और उनका जो विभाजन किया मैंने यहाँ पे, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी यही है, वो किया गया है कार्बन की मात्रा के आधार पर। आपने लोहा पढ़ा है, उसमें हमने लोहे के टाइप किए, किस आधार पर किए? लोहांश के आधार पर,
कि लोहा कितना मिलता है। यहाँ पे कोयले का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कार्बन की मात्रा के आधार पे कि कितना कार्बन है जिसमें, जितना अधिक कार्बन होगा उतना ही अधिक वो बेहतर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले पीट, सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है ये। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, नमी बहुत अधिक होती है, हीटिंग ऊर्जा बहुत कम छोड़ता है, धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है और कार्बन की मात्रा केवल 40% होती है। काफ़ी सारे भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक है वो इसको कोयला मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये लकड़ी से कोयला बनने का पहला चरण है। उसके बाद है लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। निम्न श्रेणी का है, बहुत अच्छा ये भी नहीं है। इसमें नमी बहुत अधिक होती है, बहुत मुलायम भी होता है ये, यानी कि नमी के साथ साथ ये नरम मुलायम होता है, जिसके कारण इसको अगर ज़्यादा दूर लेके जाएं तो ये इसका चूरा बन जाता है। तो इसलिए जहाँ पर इसका खनन किया जाता है उनके आसपास के इलाकों में ही इसका उपयोग होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है, 50 से 60% के आसपास होती है। उसके बाद थर्ड है बिटुमिनस। बिटुमिनस या बिटुमिन दोनों आप बोल सकते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल या औद्योगिक कोयला होता है। जैसे लोहे में बात की थी कि सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे बेहतर क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए हेमेटाइट है क्योंकि वो ज़्यादा मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी है, बिटुमिनस है वो दूसरा सबसे बेहतर कोयला है, लेकिन उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि विश्व का लगभग 80 से 85% जो कोयला है वो यही मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% होती है। जलाने के बाद बहुत कम राख और बहुत कम धुआं छोड़ता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 70 to 80% के आसपास होती है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा होती है 70 to 80% के आसपास, और मुश्किल से जलता है, लेकिन जलने के बाद राख और धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता है, गायब। तो ये 4 प्रकार का कोयला होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर। एंथ्रासाइट सबसे बेहतर, बिटुमिनस, देन लिग्नाइट या भूरा कोयला, और पीट जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। अब इसका वितरण देखते हैं कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोयला है वो गोंडवाना और टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि हम कोयले के उत्पादित क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। गोंडवाना जो एरिया है उसमें देश का 98% कोयला पाया जाता है। इसमें दामोदर घाटी है वो इसी का भाग है, यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, बोकारो, रानीगंज और गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा नदियों की घाटियां हैं, उनमें ये पाया जाता है। यानी देश का 98% कोयला कहाँ है? गोंडवाना लैंड में। कितना बच गया? 2%, वो पाया जाता है टर्सरी चट्टानों में। जो गोंडवाना लैंड का कोयला वो लगभग 200 लाख वर्ष पुराना है और बेहतर क्वालिटी का होता है। बिटुमिनस होता है या फिर वो होता है कौन सा? एंथ्रेसाइट। यहाँ आप चेक कीजिए, ये गोंडवाना कोल फील्ड है वो आपको दर्शाया गया कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट आते हैं गोंडवाना लैंड में। इसमें आएंगे वेस्ट बंगाल, झारखंड, यानी कि 3 महत्वपूर्ण जो कोयला के खाने हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज, वो यहीं आएंगे। झरिया और बोकारो झारखंड में है, रानीगंज यहाँ आ जाता है, बिल्कुल साथ लगता। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यानी कि जो महत्वपूर्ण 98% जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है और इन राज्यों में वो फैला हुआ है। उसके बाद टर्सरी है, ये टर्सरी फील्ड है पूर्वोत्तर राज्यों में। यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो कौन से युग का है? वो टर्सरी चट्टानें है। ये लगभग 50 लाख वर्ष पुराना कोयला है, यानी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है जितना कि गोंडवाना लैंड का कोयला है। और ये कोयला ज़्यादातर लिग्नाइट या पीट है, यानी दोनों ही घटिया क्वालिटी के, भूरा कोयला है या फिर पीट है, जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड टर्सरी कोयला क्षेत्र के भाग है। यहाँ पर देश का 2% कोयला मिलता है। राज्यों की अगर हम रैंकिंग दें तो सबसे अधिक उत्पादन पहले स्थान पर झारखंड आता है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। ये था कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए कैसे कोल माइंस में वर्क किया जाता है, किस प्रकार से खनन कार्य होता है।
अब हम पेट्रोलियम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन और कैसा संसाधन है, परंपरागत या गैर परंपरागत? थोड़ा सोचिए। परंपरागत, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इसको भी उपयोग में लाते रहे हैं। पेट्रोलियम, अब ये पेट्रोलियम है या पेट्रोल है या डीजल है? जब हम पेट्रोलियम शब्द को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम पेट्रोल, डीजल, इन सब के लिए शब्द यूज़ करें। पेट्रोलियम है खनिज तेल, कच्चा तेल होता है जिसको जब शुद्ध किया जाता है तो 300 से अधिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, उनमें से पेट्रोल और डीजल भी होता है। तो पेट्रोलियम शब्द जब भी यूज़ करें तो इसका मतलब हम सब के बारे में बात करें। खनिज तेल भी इसे कह सकते हैं और इसे हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। यह गर्मी, प्रकाश की व्यवस्था के लिए ईंधन, इसके अलावा मशीनरी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक, विनिर्माण उद्योग है, उनमें कच्चा माल भी प्रदान करते हैं, क्योंकि ऑयल जो रिफाइनरीज होती है वहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनका उपयोग सिंथेटिक कपड़ा बनाने में, उर्वरक बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे नोडल उद्योग के रूप में माना जाता है। जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी होगी तो उसके आसपास ये इस प्रकार की इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप होगी। जब शुद्ध किया जाएगा पेट्रोलियम तो जो कच्चा माल या बहुत सारे पदार्थ निकलेंगे उनको ये इंडस्ट्रीज प्रयोग करती है। उत्पादन की बात करते हैं। उपयोग है वो आप सबको पता ही है कि किसके लिए उपयोग किया जाता है। इसका बिजली बनाने में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है वाहनों को चलाने में, उद्योगों में इसका उपयोग है। इसके अलावा कई और उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल दे रहा है, तो ये इसके उपयोग है। अब हम उत्पादन की बात करें तो भारत का 63%, 63% जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादन मुंबई हाई में किया जाता है। मुंबई हाई या बॉम्बे हाई उसे बोल सकते हैं। गुजरात 18% उत्पादन करता है और 16% जो प्रोडक्शन है वो होता है असम में। ये 3 महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे नहर कटिया है जहाँ पर सबसे पहले खनिज तेल की खोज हुई थी और उसकी उपयोग करना या उसका निकालना हमने शुरू किया था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स थे बहुत शातिक थे, बहुत दिमाग वाले थे। वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया करते थे। जंगल में हाथियों के द्वारा इधर से उधर लकड़ियों को ढोया जाता था, उनको बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था, पोर्ट तक पहुंचाया जाता था। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने देखा कि एक हाथी है वो कांप में दलदल में लेट के आया है। उसने देखा कि उसकी जो स्किन है, जहाँ पे वो मिट्टी है, उसमें चिकनाई है। उसने उसको महसूस किया और उसके बाद वहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू होता है। नहर कटिया डिगबॉय में, सबसे पहले डिगबॉय में ये कार्य शुरू होता है। और सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो डिगबॉय में, असम में, वहीं पर खोदा गया था, जो सबसे पुराना हमारा तेल का केंद्र है डिगबॉय, और सबसे पुराना राज्य असम है। हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से मुंबई हाई, जहाँ हमारे देश का आधे से अधिक कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे सागर सम्राट नामक एक शिप है जिसको टेम्परेरी प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ये मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। ये यहाँ पे मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मुंबई हाई है और यहाँ पर अरेबियन सी है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। ये भी एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। इसका उपयोग ऊर्जा के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में, और वहाँ पर ये कच्चे माल के तौर पे उपयोग किया जाता है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए अनुकूल ईंधन माना गया है। कोयले का उपयोग करें या फिर हम पेट्रोलियम का उपयोग करें कि उसकी तुलना में ये प्रदूषण कम करती है। अब कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस? अधिकांशतः जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है तो उसी के साथ उसके ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है, हल्के होने के कारण उसके ऊपर पाई जाती है। लेकिन कई बार ये अलग से भी, स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक गैस है, उसकी हाल ही के वर्षों में काफ़ी सारे भंडार मिले हैं। जैसे गोदावरी बेसिन है, गोदावरी नदी की घाटी है, मुंबई हाई के आसपास का इलाका है, खाड़ी का जो इलाका है, खंबात की खाड़ी का इलाका है, अंडमान निकोबार है उनके आसपास का इलाका है। इसके साथ साथ जैसलमेर राजस्थान है, वहाँ पर भी इसके विस्तृत भंडार पाए गए हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन थे जो परंपरागत है। अब हम विद्युत की बात करते हैं।
ये भी परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आता है, लेकिन इसके गुण धर्म बाकियों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाकी सभी अनवीनीकरण योग्य हैं, ये नवीनीकरण योग्य है। बाकी सभी प्रदूषण करते हैं, ये ऊर्जा संसाधन प्रदूषण उतना अधिक नहीं करता अगर हम जल विद्युत की बात करें तो। विद्युत है, इसके कितने उपयोग है पहले मैं बता चुका हूँ, तो हम दोबारा इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या उपयोग है इसके। दो तरीके से विद्युत है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जा सकती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसे हम जल विद्युत कह सकते हैं। बहते पानी से हाइड्रो टरबाइन चला करके बिजली पैदा की जाती है। बांध बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है, उस पानी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। जब नीचे छोड़ा जाता है तो टरबाइन लगी होती है, टरबाइन पंख होते हैं, झल्लार की तरह होती है, कहीं आपने देखा होगा। पानी को ऊपर उठाने के लिए खेतों में, राजस्थान में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसी टरबाइन लगी होती है, तो वो जब पानी नीचे गिरता है तो वो टरबाइन घूमती है और उनके घूमने से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जल विद्युत है। एक तो ये तरीका विद्युत पैदा करने का। दूसरा है थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा। इसमें बिजली का उत्पादन करने के लिए, यानी कि टरबाइन को चलाने के लिए कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः कोयले का ही उपयोग होता है। तो ये जो बिजली पैदा की जाती है, बनने के बाद दोनों एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अनवीनीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग करें तो यहाँ पर प्रदूषण भी अधिक होता है। पन बिजली है जो जल विद्युत है, क्योंकि उसका उत्पादन पानी से होता है और पानी को उपयोग करने के बाद भी वैसा ही रहता है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी या कोपिली हाइडल परियोजना है, या जितने भी आपने बांध किए हैं, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, थर्ड चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज में, तो वो सभी के सभी जो बांध हैं वहाँ से, उन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से बिजली पैदा की जाती है और आसपास के शहरों में उद्योगों को सप्लाई दी जाती है। हमारे देश में 500 से अधिक थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोयले का, पेट्रोलियम का या प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये सभी गैर नवीनीकरणीय जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इनका उपयोग कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे हम जल विद्युत है उसका उत्पादन अधिक से अधिक करें, और दूसरा अन्य जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन उसकी तरफ हम शिफ्ट करें या स्विच करें। तो ये हमने बात की सभी महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं। तो ये आज का इम्पोर्टेंट सेशन था। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। पहला तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत है, उन दोनों में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो उसमें एनालिसिस के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 15 मार्क्स के। तो एनालिसिस का मतलब है जब हम अच्छे से उनकी तुलना कर पाए, तो उसलिए आपके 3 क्वेश्चन ऐसे रहने जो कंपेयर करने वाले हो, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा कोयला भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा मुंबई हाई है, मैप वर्क के लिए लोकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।